आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक के भाग 3 को। इस अध्याय के अंतिम भाग में आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और उत्प्रेरक के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भिन्न प्रकृति के दो पदार्थों को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले पदार्थ में उन दोनों की प्रकृति के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं जो कि उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अम्ल का हाइड्रोजन आयन H+ और क्षार का हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। आपस में क्रिया करके लवण यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, साथ ही जल का निर्माण होता है। जब अम्ल की और क्षार की सांद्रताएं समान हो यानी दोनों प्रबल हो तो जो विलयन होता है उसकी pH 7 होती है। लेकिन यदि अम्ल प्रबल हो, दुर्बल क्षार हो, आपस में क्रिया करें तो उनकी pH 7 से कम होती है। इसी प्रकार प्रबल क्षार जब दुर्बल अम्ल से क्रिया करता है तो उस विलयन की pH 7 से अधिक हो जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो बनने वाला विलयन उदासीन होता है। समान भार का अम्ल और समान भार का क्षार, दोनों की मात्राएं समान है, दोनों की सांद्रताएं समान है, तो दोनों आपस में मिल करके लवण साल्ट का निर्माण करते हैं। अम्ल के द्वारा 1 मोल हाइड्रोजन प्लस आयन और क्षार के द्वारा 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन आपस में क्रिया करते हैं और जल का निर्माण करते हैं और उदासीन हो जाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पूरी तरह से आयनित होते हैं। इस तरह से उदासीनीकरण की अभिक्रिया में बनने वाले सभी H+ और OH माइनस आयन आपस में संयोजित होकर के जल बना लेते हैं और विलयन की pH 7 हो जाती है। जैसा कि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन क्लोराइड माइनस आयन के रूप में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में विद्यमान रहता है, जहां हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आयन आपस में संयोजित होकर के जल का निर्माण कर लेते हैं और शेष लवण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं संक्षेप में, H+ आयन प्लस OH माइनस आयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और जल यानी H2O का निर्माण होता है। जब दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्षार दुर्बल होने के कारण पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, यह आणविक रूप से मौजूद रहता है, अतः OH आयनों की संख्या कम होती है। इस तरह से विलयन में अम्ल और क्षार के समान मोल होने पर भी हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जो होती है वह हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा से अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयनों के रूप में नहीं बन पाते हैं बल्कि आणविक रूप में मौजूद रहते हैं। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाने के बाद भी विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल की pH 7 से कम होती है और क्षार की pH 7 से अधिक होती है। हाइड्रोजन आयनों की अधिकता अम्ल की उपस्थिति को दर्शाती है, अतः विलयन की pH 7 से कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इनकी आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसी तरह से जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल दुर्बल होने के कारण पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, यह कुछ मात्रा में आणविक स्थिति में उपस्थित रहता है। इस तरह से विलयन में अम्ल और क्षार के समान मात्रा लेने पर विलयन में OH आयनों की अधिकता होती है, क्योंकि हमने क्षार प्रबल लिया है और विलयन की pH भी 7 से अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर एसिटिक एसिड
CH3COOH जो कि एक दुर्बल अम्ल है, उसकी अभिक्रिया हम प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है। अब हम समझेंगे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के बारे में। कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ पदार्थ अलग से मिला दिए जाते हैं। वे पदार्थ उन अभिक्रियाओं में उपस्थित रह करके या तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं या कमी कर देते हैं या अभिक्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद वे अपरिवर्तित रहते हैं। यानी जिस तरह से अभिक्रिया से पूर्व उनकी स्थिति होती है उसी तरह से अभिक्रिया के पश्चात इस तरह के पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। कुछ उदाहरणों से हम उत्प्रेरण को आसानी से समझ सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का जब तापीय अपघटन किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। यह तापीय अपघटन उच्च ताप पर संपन्न होता है, लेकिन यदि तापीय अपघटन करवाने के दौरान इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 को मिला दिया जाए तो अपेक्षाकृत कम तापमान पर ही यह तापीय अपघटन हो जाता है और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक है जिसने अभिक्रिया को शीघ्रता से संपन्न करने का, कम तापमान पर संपन्न करने का काम किया है। इसी तरह से जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो उस समय निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति वनस्पति घी का जल्द ही निर्माण कर देती है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और चूर्णित निकल धातु उत्प्रेरक का काम करते हैं और ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के समाप्त होने पर हमें पुनः ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं जिस तरह से हमने अभिक्रिया से पूर्व स्थिति में इनको अभिक्रिया में मिलाया था। इस तरह से उत्प्रेरकों को हम क्रिया और उनकी अवस्था के आधार पर कई प्रकारों में बांट सकते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और मौजूद उत्प्रेरक और अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद यानी अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस तरह की क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मेथिल एसीटेट और जल आपस में क्रिया करते हैं HCl एक्वस की उपस्थिति में और जो पदार्थ बनता है एसिटिक एसिड मेथिल अल्कोहल। यहाँ जो अभिकारक भाग ले रहे हैं मेथिल एसीटेट और जल और जो उत्प्रेरक मौजूद है HCl और जो उत्पाद बन रहे हैं एसिटिक एसिड और मेथिल अल्कोहल, सभी की भौतिक अवस्थाएं एक समान है, सभी जलीय अवस्था में है। तो इस तरह से यहाँ उत्प्रेरक एक समांगी उत्प्रेरक है और ये अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण है। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है NO की उपस्थिति में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में भी भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक और बनने वाले उत्पाद तीनों ही एक ही भौतिक अवस्था में है, तीनों ही गैसीय अवस्था में है। तो इस तरह से यह उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक है और यह अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो ऐसे उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और यह क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है।
उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है आयरन की उपस्थिति में और अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यहाँ आयरन ठोस अवस्था में है और भाग लेने वाले अभिकारक बनने वाला उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में है, तो यह विषमांगी उत्प्रेरक है और यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसी तरह से वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। इसमें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न की जाती है। इस अभिक्रिया में वनस्पति तेल द्रव अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक निकल ठोस अवस्था में है और बनने वाला उत्पाद भी ठोस अवस्था में है। तो यह एक विषमांगी उत्प्रेरक है क्योंकि यहाँ अभिकारक उत्प्रेरक उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं हैं, भिन्न भिन्न है, तो यह विषमांगी उत्प्रेरक है और यह क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। धनात्मक उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया बहुत लंबे समय लेने के बाद संपन्न होती है वह अभिक्रिया कम समय में ही संपन्न हो जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर पोटेशियम क्लोरेट की मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर यह अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन उत्पाद का निर्माण होता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में और SO3 का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया भी NO की उपस्थिति के कारण कम समय लेती है और कम समय में ही संपन्न हो जाती है और उत्पाद का निर्माण करती है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को शीघ्र संपन्न करवाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में मौजूद होने पर उस अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ग्लिसरॉल की उपस्थिति में धीमी गति से अपघटन होने लग जाता है, उसके अपघटन की दर कम हो जाती है और बहुत ही धीमी गति से जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस तरह से ग्लिसरॉल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है क्योंकि इसने इस अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया है। तो इस तरह से यदि हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रहण करना है तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक मिला दिया जाता है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वयं ही ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यह अभिक्रिया एथेनॉल की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन जब इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, एथेनॉल उत्प्रेरक को मिलाया जाता है, तो यह अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है, जिससे क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने से फॉस्जीन के निर्माण की जो गति है वह मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो यह एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है और इस तरह की अभिक्रियाएं ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती हैं। स्वतः उत्प्रेरक। कभी कभी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और जैसे ही उत्पाद का निर्माण शुरू होता है वह उत्पाद उस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। इस तरह से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करता है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एथिल एसीटेट जल के साथ क्रिया करके एसिटिक एसिड और एथेनॉल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया शुरू में धीमी गति से चल रही होती है, लेकिन जैसे ही उत्पाद एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, तो इसके बनने के थोड़ी देर बाद ही अभिक्रिया की गति अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल एक स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। जैव उत्प्रेरक, यानी ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। साधारणतः ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं
अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं। कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यूरिया की जल के साथ क्रिया करवाते हैं, इसमें यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में उत्पाद अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ यूरिएज एक जैव उत्प्रेरक है। इसी तरह से माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यह माल्टेज एक जैव उत्प्रेरक है। इसी तरह से हमारे शरीर में पाचन संबंधी कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर जो उत्प्रेरक जो एंजाइम भाग लेते हैं वे जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को भी कई पदार्थ प्रभावित करते हैं। कुछ इस तरह के उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ इस प्रकार से हैं। उत्प्रेरक वर्धक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ यदि उपस्थित हों, उत्प्रेरक के साथ यदि उन्हें मिलाया जाए तो वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। इसीलिए इन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती है। इस अभिक्रिया में आयरन उत्प्रेरक का काम करता है। यदि इसके साथ मोलिब्डेनम का चूर्ण मिला दिया जाए तो वह उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है तो वह उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की गति को और बढ़ा देता है। इस तरह से उत्प्रेरक की गति का वर्धक का काम करते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसके साथ यदि कॉपर मिला दिया जाए तो वह निकल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। इस तरह से निकल उत्प्रेरक और कॉपर यहाँ उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं और अभिक्रिया की गति को मंद कर देते हैं, धीमे कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है आयरन की उपस्थिति में और अमोनिया का निर्माण करती है। यहाँ यदि इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO को मिला दिया जाए तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी कर देता है, जिससे अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। इन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब हम जानेंगे उत्प्रेरकों के गुण के बारे में। नंबर 1, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संघटन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उत्प्रेरक जिस रासायनिक अभिक्रिया में वेग बढ़ाने के लिए या वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए यदि उपस्थित होते हैं तो अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उनके रासायनिक संगठन और मात्रा में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। नंबर 2, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। हमें बहुत अधिक उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। नंबर 3, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर दे। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें हम विशिष्ट उत्प्रेरक कहते हैं। नंबर 4, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, केवल उसके वेग में परिवर्तन करते हैं। नंबर 5, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीप 2 अभिक्रियाएं समान रूप से चलती है, तो इन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 6, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। कुछ उत्प्रेरक अधिक ताप पर कम क्रियाशील होते हैं, निम्न ताप पर कम क्रियाशील होते हैं, उनको एक मध्यम ताप की आवश्यकता होती है।
तो ताप भी इनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो ये थे उत्प्रेरकों के गुण।